तो सोचिए, एक कंपनी जो आई तो थी मसाले बेचने, लेकिन देखते ही देखते एक पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट की मालिक बन बैठी। ये सिर्फ इतिहास का कोई बोरिंग चैप्टर नहीं है। ये तो एक कहानी है चालाकी की, धोखे की और एक ऐसी जबरदस्त एम्बिशन की जिसने हिंदुस्तान का नक्शा और उसकी किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। अब सवाल यही उठता है कि क्या ये सब बस यूं ही हो गया, मतलब एक एक्सीडेंट, या फिर इसके पीछे एक बहुत गहरी सोची समझी साजिश थी जहां हर चाल, हर मोहरा पहले से तय था। चलिए आज इसी ऐतिहासिक गुत्थी को सुलझाते हैं, सबूतों की तह तक जाकर। तो सबसे पहले हमें उस बड़ी बहस को समझना होगा जो इतिहासकारों के बीच आज तक चलती है। क्या वाकई अंग्रेजों ने अनजाने में इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया, या फिर उनकी हर एक हरकत के पीछे कोई गहरा मकसद था? देखिए, एक तरफ हैं जॉन सीली जैसे हिस्टोरियंस। उनका कहना है कि अरे अंग्रेजों ने तो बस गलती से अनजाने में ही भारत पर कब्जा कर लिया था। और दूसरी तरफ वाले कहते हैं नहीं जी, ये कोई गलती नहीं थी, ये तो एक स्लो कैलकुलेटेड प्लान था जिसे कदम दर कदम आगे बढ़ाया गया। तो सच क्या है? इसकी पड़ताल हम शुरू करेंगे उस जगह से जो उस वक्त भारत का खजाना हुआ करता था, बंगाल। तो हमारी पड़ताल का पहला पड़ाव आता है 1757 में, प्लासी का युद्ध। इसी घटना को भारत में ब्रिटिश राज की नींव कहा जाता है। लेकिन क्या यह वाकई एक जंग थी या फिर कुछ और ही था? अक्सर किताबों में प्लासी की लड़ाई को अंग्रेजों की बहुत बड़ी सैन्य जीत बताया जाता है, पर सच तो यह है कि यह लड़ाई मैदान में कभी लड़ी ही नहीं गई। इसे तो बंद दरवाजों के पीछे एक गहरी साजिश से जीता गया था। और इस साजिश का मास्टरमाइंड कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। उसने एक ऐसा काम किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की अपनी ही फौज में सेंध लगा दी। क्लाइव सीधा नवाब के सेनापति मीर जाफर के पास गया और एक सिंपल सा ऑफर दिया, सिराज को हराने में मेरा साथ दो और बंगाल की गद्दी तुम्हारी। और इसका नतीजा हैरान कर देने वाला था। 50,000 सैनिकों की एक भारी भरकम सेना सिर्फ 3,000 सैनिकों से हार गई। कैसे? क्योंकि मीर जाफर के इशारे पर सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा मैदान में चुपचाप खड़ा रहा, लड़ा ही नहीं। ये थी अंग्रेजों की पहली बड़ी जीत, जो ताकत से नहीं बल्कि सरासर धोखे से हासिल की गई थी। तो प्लासी में तो धोखेबाजी से काम बन गया, लेकिन बस 7 साल बाद बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना असली चेहरा दुनिया को दिखा दिया और यहीं से खेल पूरी तरह पलट गया। इन दोनों लड़ाइयों में जमीन आसमान का फर्क था। देखिए, प्लासी में कंपनी एक शातिर साजिश करता थी, लेकिन बक्सर में वो एक ताकतवर विजेता बनकर सामने आई। अब वो छिपकर वार नहीं कर रही थी, बल्कि खुले मैदान में नॉर्थ इंडिया की 3 बड़ी ताकतों को एक साथ धूल चटा रही थी। बक्सर जीतने के बाद रॉबर्ट क्लाइव एक और भी शातिर सिस्टम लेकर आया। इसे कहते हैं द्वैध शासन या ड्यूअल गवर्नमेंट। अब ये था क्या? इसे ऐसे समझिए कि घर की तिजोरी की चाबी तो कंपनी के पास है, लेकिन घर कैसे चलेगा उसकी सारी जिम्मेदारी और सारा सिरदर्द आपका। कंपनी ने दीवानी यानी पैसे रुपए का सारा कंट्रोल अपने पास रख लिया और नवाब को पकड़ा दी निजामत, यानी बिना पैसे के राजकाज संभालो। मतलब साफ था, मलाई खाएगी कंपनी, और अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो सारी बदनामी और जिम्मेदारी होगी नवाब की। लेकिन इस बेहिसाब लालच और मुनाफे की बहुत बहुत भयानक कीमत चुकानी पड़ी। अब हम कहानी के उस काले पन्ने की तरफ बढ़ रहे हैं जब बंगाल में कंपनी की पॉलिसीज ने एक तबाही को जन्म दिया। 1 करोड़ ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 1770 के बंगाल के भयानक अकाल में मारे गए लोगों की तादाद है। उस वक्त बंगाल की कुल आबादी का करीब करीब 1/3 हिस्सा खत्म हो गया। सोचकर देखिए, हर 3 में से 1 इंसान की मौत। और ये तबाही सिर्फ कुदरत का कहर नहीं थी। हाँ, सूखा जरूर पड़ा था, लेकिन उस सूखे को एक भयानक अकाल में बदला कंपनी की बेरहम पॉलिसीज ने। जिस वक्त लोगों को मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस वक्त कंपनी और ज्यादा सख्ती से टैक्स वसूल रही थी। यहां तक कि टैक्स बढ़ा भी दिया गया। साफ है, मुनाफा इंसानी जानों से ज्यादा कीमती था। बंगाल को पूरी तरह अपने काबू में करने के बाद कंपनी ने अब ये गलती से हो गया वाला नाटक बंद कर दिया। अब उनका इरादा बिल्कुल साफ था, पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा। अब हम सबूतों के उस हिस्से पर नजर डालेंगे जो इनकी सोची समझी इंपीरियलिस्ट प्लान को साफ दिखाता है।
अब चलिए साउथ की तरफ। यहां मैसूर राज्य अंग्रेजों के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा था। हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान दोनों ही बहुत ताकतवर और मॉडर्न सोच वाले शासक थे। तो इन्हें रास्ते से हटाने के लिए अंग्रेजों ने एक दो नहीं बल्कि पूरे 4 युद्ध लड़े। ये लड़ाई 30 साल से भी ज्यादा चली। ये एक लंबी और जबरदस्त मुहिम थी जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, अपने सबसे बड़े दुश्मन का सफाया। लड़ाई के अलावा लॉर्ड वेलेस्ली एक और खतरनाक हथियार लेकर आया, सहायक संधि या सब्सिडियरी अलायंस। अब नाम से तो लगता था कि ये कोई सिक्योरिटी डील है, पर असल में ये एक मीठा जहर था। ये एक ऐसा जाल था जिसमें भारतीय राज्यों को बिना एक भी गोली चलाए ब्रिटिश कंट्रोल में लाया जा सकता था। तो इस सुरक्षा की कीमत क्या थी? कीमत थी आजादी। जो भी राजा ये संधि साइन करता, उससे अपनी जमीन पर एक ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी। उस सेना का सारा खर्चा भी खुद उठाना पड़ता था। और तो और वो किसी दूसरे देश से कोई रिश्ता नहीं रख सकता था। मतलब राजा अपने ही महल में एक कैदी बनकर रह जाता था। और यहीं आकर इतिहासकारों का फैसला भी एकदम साफ हो जाता है। 18वीं सदी के आखिर तक आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं रह गई थी। अब वो जानबूझकर खुलेआम एक साम्राज्य खड़ा कर रहे थे। वो व्यापारी का नकाब अब पूरी तरह उतर चुका था। तो सारे सबूतों को देखने के बाद क्या लगता है? क्या ये सब कोई हादसा था? प्लासी की साजिश, बक्सर की ताकत, बंगाल का शोषण और फिर एक के बाद एक युद्ध और संधियां? ये सब एक सोची समझी कैलकुलेटेड प्लान की तरफ ही तो इशारा करते हैं। सवाल यही है कि मुनाफे की तलाश में शुरू हुआ एक सफर एक पूरे सब कॉन्टिनेंट पर कब्जे की कहानी में कैसे बदल गया? शायद इसका जवाब इंसान की उसी लालच और सत्ता की भूख में छिपा है, जो एक बार शुरू हो जाए तो फिर किसी हद पर नहीं रुकती।